गुड मॉर्निंग। ऑफलाइन वालों को भी और ऑनलाइन वालों को भी। कुछ लोग क्लास में बैठे हैं और कुछ लोग अपने घर में बैठ के देख रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे बड़े ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक की, जो कई दिनों से हम लोग बात कर रहे थे, इसलिए स्पेशल सेशन रखा भी गया है। वो है बजट 2024-25। आप लोगों को पता ही है, बताया भी गया है कि बजट इस बार दो आया है। एक आया था फरवरी में, 1 फरवरी 2024 को, और अभी 23 जुलाई 2024 को आया दोबारा। ये सब बता दिया हूँ क्यों दो बजट आया, पहले क्यों आया, फिर क्यों आया। ये सब इलेक्शन की बातें सब हो गई है। वो इंटरिम बजट था, ये सप्लीमेंट बजट था, ये सब चीज़ बातें हो गई है पहले। और जो लोग भी ये चाहे क्लास में बैठे हुए चाहे ऑनलाइन देख रहे हैं, जिनको बजट के बारे में बेसिक्स नहीं पता हो, बजट दो बार क्यों आया, कई सारे के डेफिसिट हैं, कई सारे के कंपोनेंट्स हैं बजट के हैं, इन सब के बारे में मैंने क्लास में, जो लोग क्लास लिए हो तो पता ही है उनको, और जो लोग क्लास नहीं लिए हैं वो ऑनलाइन वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। और जो ऑनलाइन लोग देख रहे हैं वो भी आप तो देखते ही होंगे, नहीं देखे होंगे और पहला वीडियो आपके लिए है। तो आपको बजट के जितने बेसिक्स वाले वीडियो हैं जो मैंने डाला है 2024 के 1 फरवरी के आसपास में, उसके बाद, और ये जो अभी 23 जुलाई पे भी डाला है वीडियो मैंने कुछ, उसको आप लोग देख लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि बिना बेसिक्स का ये बजट 2024-25 का जो दोबारा जुलाई में आया है वो आप समझ नहीं पाएंगे। तो हमारा आज का जो क्लास का लेक्चर का जो फोकस एरिया है वो है बजट 2024-25, और वो भी कहाँ पर, वो भी जो 23 जुलाई को आया, 1 फरवरी वाला नहीं। 24 में बताया कि दो बजट आए थे, 1 फरवरी वाले की बात पहले हो गई है, ये 23 जुलाई वाली जो दोबारा आया है गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ऑफलाइन में जो क्लास में बैठे हुए उनके पास तो पेन और पेपर दिख रहा है मुझे, जो लोग ऑनलाइन वाले हैं वो भी पेन पेपर लेके बैठे तो बेटर रहेगा उनके लिए। दूसरी चीज़ कि ये ध्यान रखें कि ये जो मेरा आज लेक्चर का जो बेस रहेगा वो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, की फीचर्स ऑफ बजट। ये आपको इसका डिस्क्रिप्शन जो है, इसका जो आपको लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप वहाँ से ले सकते हैं इसको, और अदर प्लेस पर भी ये अवेलेबल होगा। गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट है ये, की फीचर ऑफ बजट 2024-25, जुलाई 2024, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, बजट डिवीजन। सब बताया गया है कि बजट कौन बनाता है, कैसे बनता है, इन सब के बारे में बातें हो गई है। आप बेसिक्स देख लेंगे तभी जाके बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा हेडिंग है वो जान लें क्या है, फोकस ऑन 4 मेजर कास्ट। इस बार मैंने पहले भी अमृत काल पर, अमृत पीढ़ी पर कई चीज़ें बताई है आप लोगों को कि ये जो बजट चल रहा है अभी, क्योंकि हमने इंडिया एट 75 यानी 2022 से लेकर के इंडिया एट 100 एंड 2047 तक इंडिया का ये अमृत काल चल रहा है। जो 25 ईयर का टाइम है वो अमृत काल है। तो अमृत काल का बजट है ये, और इसमें हमें इंडिया को डेवलप कंट्री बनाना है, और इसीलिए गवर्नमेंट कई सारे प्रयास जो है यहाँ पे कर रही है, और बजट में उन सब चीज़ की छाप जो है दिखती है। तो सबसे पहले क्या कहा है गवर्नमेंट ने, फोकस ऑन 4 मेजर कास्ट। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कास्ट का बड़ा इशू है, और कास्ट और रिलीजन दोनों है, जाति और धर्म दोनों है, और इसके चलते कहीं ना कहीं कंट्री की ग्रोथ बार बार हैम्पर हुआ, बार बार रुका है। कास्ट का जो लोगों का कास्ट के फेवर में, अगेंस्ट में जो सोच है, वो कहीं ना कहीं अपने कंट्री के डेवलपमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट किया है। तो गवर्नमेंट अब कह रही है कि नहीं, हमारे यहाँ कोई कास्ट नहीं है, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र, ये सब कोई कास्ट नहीं है। कास्ट है 4 ही, और वो है अन्नदाता, फार्मर्स, गरीब, पुअर, युवा, यूथ, और महिलाएं, विमेन। ये 4 ही कास्ट कहा गया है। और इस पूरे बजट में इन चारों कास्ट के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारा काम किया। कि किसी भी कंट्री को डेवलप करना है तो हमें आपको फार्मर को, क्योंकि इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, एक कृषि आधारित देश है, तो अपने देश में क्या करना होगा, आपको एग्रीकल्चर पे फोकस करना होगा। एग्रीकल्चर बेटर होगा तो फार्मर बेटर होंगे, फार्मर बेटर होंगे तो डेफिनेटली पूरा कंट्री बेटर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ फार्मर्स बहुत ज़्यादा है अपने कंट्री में, उस पर फोकस किया गया है। गरीबी पर, गरीबी हटाओ हम लोग बहुत पहले चला रहे हैं, लेकिन आज भी देश में एक लार्जर सेक्शन जो है, एक बहुत बड़ी आबादी जो है, एक बड़े लार्ज नंबर जो हैं वो गरीब हैं, जो कि पॉवर्टी लाइन के अंदर आ रहे हैं, उनके लिए काम किया जाएगा। इन सब की बाद में बात होगी क्या क्या स्कीम किया गया। फिर यूथ के बारे में बात किया गया।
इंडिया जो है एक ऐसा कंट्री है जो यूथ का कंट्री है, युवाओं का देश है। अपने देश का जो एवरेज एज माना जाता है वो 28 ईयर्स, जो किसी भी बड़े डेवलपिंग नेशंस के एज से बहुत कम है। इवन चाइना का जो एवरेज एज है वो 37 ईयर है, अमेरिका का यूएसए का 37 ईयर है, जो वेस्टर्न यूरोप वगैरह वहाँ 45 ईयर है, जापान का तो 49 हो गया है। बट अपने यहाँ जो एवरेज एज है वो जस्ट 28 ईयर है, यानी भारत युवाओं का देश है। और ऐसे में हमें अगर यूथ को अगर डेवलप नहीं करेंगे, यूथ के लिए एजुकेशन स्किल अगर डेवलप नहीं करेंगे तो कंट्री ग्रोथ नहीं होगा। तो पूरे बजट में गवर्नमेंट ने यूथ के लिए बहुत सारे स्कीम वगैरह लॉन्च किए हैं। और उसके बाद वीमेन, आधी आबादी उन्हीं के, बट इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक हम लोगों ने वीमेन पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, और जो किया भी है वो सफिशिएंट नहीं है। और कई लोग कहते भी हैं कि इंडिया डेवलपमेंट के पाथ पे वीमेन को छोड़ के निकल गया, आधी आबादी को घरों में बंद कर दिया। आज लेबर फोर्स में देखो वीमेन का कितना कंट्रीब्यूशन है। जितने भी देश में श्रमिक हैं, जो लेबर हैं, उनमें वीमेन का नंबर बहुत कम है, मैक्स टू मैक्स 25 के आसपास होगा। पहले 15% था टोटल लेबर फोर्स में, वो कम है। इसको हमें डेवलप करना, इसको हमें बेहतर करना है। तो ये चीज़ें फोकस एरिया बताई गई है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मान लो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रीलिम्स का कि व्हाट आर द 4 फोकस एरिया ऑफ द बजट 2024-25, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि 4 फोकस एरिया हैं गवर्नमेंट ने कहा है। इसके बाद बजट के थीम की बात करते हैं। थीम को थोड़ा डिटेल में समझेंगे हम लोग। थीम भी 4 दिए गए हैं अपने इसमें। पहला एम्प्लॉयमेंट दिया गया है, दूसरा स्किलिंग दिया गया है, तीसरा एमएसएमई दिया गया है, और चौथा मिडिल क्लास दिया गया है। ये बजट का थीम है, यानी कि फोकस एरिया को अचीव करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ये थीम दिया। और चारों थीमों का क्या इंपॉर्टेंस है, इनके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ बात करेंगे, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। क्या थीम है चारों का इंपॉर्टेंस है। तो पहला हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। देखो, एम्प्लॉयमेंट किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट से क्या होता है, अगर हर तरीके से देखोगे, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट देखोगे, चाहे वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखोगे, चाहे वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखोगे, चाहे वो कोई भी एस्पेक्ट देख लो, एम्प्लॉयमेंट का बड़ा ही इंपॉर्टेंस रोल होता है। एम्प्लॉयमेंट से क्या क्या होते हैं देख लो। एम्प्लॉयमेंट होगा यानी लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, लोग डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, है ना। और यहां पर प्रोडक्शन की जीडीपी बढ़ेगा, कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और इन सब चीजों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, है ना। यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। रोजगार रोजगार का सृजन करता है, ध्यान रखिएगा। एक जगह आपको एम्प्लॉयमेंट मिला तो उसके चलते लोगों की इनकम बढ़ी, और इनकम बढ़ी तो फिर क्या हो गया, लोग जो है फिर डिमांड करेंगे, और डिमांड करेंगे तो डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें फिर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन करने के लिए फिर हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। यानी कि एम्प्लॉयमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गवर्नमेंट जो पूरा इस बजट में एम्प्लॉयमेंट बहुत फोकस कर रही है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के चलते ही अनेक कंट्री के प्रॉब्लम को दूर किया सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंटली एम्प्लॉयमेंट के चलते ही क्या होगा, पॉवर्टी दूर होगा। अगर एम्प्लॉयमेंट आया आपके यहाँ तो आपकी पॉवर्टी कम होगी, पॉवर्टी कम होगी, है ना, यानी गरीबी कम होगी। यानी एम्प्लॉयमेंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, और एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं होता है तो कंट्री में कई प्रकार के अनरेस्ट होते हैं, कई प्रकार की प्रॉब्लम भी होती है। देख ही रहे हैं, रोजगार दो रोजगार दो, लोग डिमांड, बच्चे डिमांड करते हैं, स्टूडेंट डिमांड करते हैं, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, है ना। तो निश्चित तौर पर एम्प्लॉयमेंट पे गवर्नमेंट का थीम, जो पहला थीम है वो एम्प्लॉयमेंट है। और ध्यान रखिएगा एम्प्लॉयमेंट से क्या बेनिफिट है वो सब यहाँ पे जाने, कि एम्प्लॉयमेंट किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना जरूरी होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। तो ये देखो, थीम को ऐसे मत पढ़ो कि थीम 4 थीम ही है, 4 फोकस एरिया है। उन थीम का इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंस जानोगे तो क्लैरिटी आएगी। और ध्यान रखिएगा, बजट जो है यूपीएससी के मेंस में और
कई स्टेट पीसीएस के भी मेंस और प्रीलिम्स में ये टॉपिक गिवन है, यानी काफ़ी बेनिफिशियल है आपके लिए। इसलिए उस पर्सपेक्टिव में सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको हमें देखना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके सेकेंड थीम के। सेकेंड थीम क्या है? स्किलिंग। स्किलिंग कितना इंपॉर्टेंट है? स्किलिंग जो है यानी कौशल विकास। अपने देश में डेमोग्राफी डिविडेंड है, एक लार्ज पॉपुलेशन जो है वो क्या है? वर्किंग पॉपुलेशन है। हमने सब बताया आप लोगों को डेमोग्राफिक डिविडेंड, इस पर भी क्लास में लेक्चर हुआ है, वीडियो भी अवेलेबल है। वर्किंग पॉपुलेशन, इस पर भी वीडियो अवेलेबल है और क्लास में भी है। तो इन सब चीज़ों में उलझूंगा नहीं मैं, क्योंकि फिर बहुत सारी बातें करने आए तो लंबा हो जाएगा। इसलिए स्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी कंट्री के लिए, क्योंकि स्किलिंग क्या करता है? स्किलिंग लोगों को एम्प्लॉयबल बनाता है, यही रोजगार करने लायक बनाता है। एजुकेशन एक अलग चीज़ है, स्किल एक अलग चीज़ है। स्किल मतलब आपको कोई चीज़ आना जिससे आप कुछ अर्निंग कर सके, कंप्यूटर चलाने आना, इंजीनियरिंग की चीज़ें आना, ड्राइविंग आना, प्लम्बर का काम आना, इलेक्ट्रिशियन का काम आना, डांसिंग आना, कोई भी, सब स्किलिंग है। टाइपिंग आना, ये टीचिंग भी स्किल है, एक बीएड होता है वो स्किल है। तो स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने के देश में अनफॉर्चुनेटली हम लोग, हमारे साथ यूथ तो है, हमारे पास एक ह्यूज पॉपुलेशन यूथ का है, लेकिन स्किल्ड नहीं है। और एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा है कि हम क्या करते हैं, हम पढ़ते तो हैं, नॉलेज तो होता है, लेकिन उस नॉलेज के बेस पे हम अर्निंग नहीं कर पाते हैं। और यही बड़ी समस्या है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है हमें ब्रेड नहीं देता है, हमें बटर नहीं देता है, हमें बहुत सारा ज्ञान देता है। और इसलिए डेफिनेटली हमें स्किल पे काम करना पड़ेगा, जिससे कि लोग अपने नॉलेज के बेस पर, अपने स्किल के बेस पर कुछ अर्निंग कर सके। तो गवर्नमेंट ने, इससे क्या होगा? स्किलिंग से डेफिनेटली लोग एम्प्लॉयबल होंगे और डेमोग्राफिक डिविडेंड जो इतने वर्किंग पॉपुलेशन का बेनिफिट ले पाएंगे। हम लेबर फोर्स का एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, उससे हमारा क्या होगा? फॉरेन करेंसी आएगा। यानी स्किल्ड जो फॉरेन कंपनी आती हैं वो एजुकेटेड नहीं मांगती हैं, वो स्किल्ड मांगती हैं कि स्किल है कि नहीं आपके अंदर। स्किल है तो आपकी डिमांड बढ़ेगी फॉरेन में, है ना। और साथ साथ अगर लोगों को जॉब नहीं मिलेगा, स्किल डेफिनेटली जॉब देता है, स्किल जॉब देता है। और जॉब होगा तो क्या होगा? ये ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज होगा, वेस्टेज नहीं होगा। क्योंकि स्किल अगर नहीं है, आप जॉब नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको क्या होगा? आपको आपका जो एफर्ट है, आपकी जो एनर्जी है, वेस्ट हो रही है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने स्किलिंग पे काम किया, काम करना है, इसमें बताया गया। तीसरा है थीम जो है एमएसएमई। फिर मैं आता हूं यहां पेज पर, एमएसएमई। एमएसएमई किसी भी कंट्री के लिए, एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, एमएसएमई। ये क्या होते हैं एमएसएमई? इसके क्राइटेरिया है टर्नओवर के बेस पे और इन्वेस्टमेंट के बेस पे। वो एमएसएमई की बात यहाँ नहीं करने जा रहा हूँ। एमएसएमई पे क्लास आपकी हुई है, ऑनलाइन वालों को वीडियो मिल जाएगा, ये ध्यान रखें। एमएसएमई नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन एमएसएमई का क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी इकोनॉमी के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई क्या है यहाँ समझते हैं। एमएसएमई सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये लेबर इंटेंसिव होता है। लेबर इंटेंसिव मतलब जहाँ पर ज़्यादा जॉब क्रिएट होते हैं। जो हेवी इंडस्ट्री होते हैं वो क्या होते हैं? कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, वहाँ पे पैसा लगता है ज़्यादा और एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट होता है। ये ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, इसके लिए लेस कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है कंपैरेटिवली। इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रा भी उतना एडवांस की आवश्यकता नहीं होती है। इंफ्रा भी थोड़ा कम होगा, थोड़ा कमज़ोर होगा, आधारभूत संरचना तो चल जाएगा। लेकिन जो हेवी इंडस्ट्री हैं उनके लिए आपको बहुत एडवांस इंफ्रा चाहिए, है ना। उसके बाद इस जो है, जहाँ इंडिया से कंट्री में जहाँ एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है, तो ये एग्रो प्रोडक्शन के लिए भी एमएसएमई एस्टैब्लिश होते हैं। यानी अगर एमएसएमई एस्टैब्लिश होंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर में रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ेगी, वीट की डिमांड बढ़ेगी, पोटैटो की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि ब्रेड की कंपनी होगी, चिप्स की कंपनी होगी एमएसएमई में। एमएसएमई बेसिकली कंज्यूमर गुड्स के लिए होते हैं,
हेवी इंडस्ट्री जैसे एसी, ट्रक, बस, ये सब जो बड़े बड़े मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें हेवी इंडस्ट्री हैं, बड़े बड़े मशीन जो आते हैं उनके लिए। लेकिन जो एमएसएमई हैं ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जनरली प्रोड्यूस करते हैं और इंडिया में उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। गारमेंट्स, फुटवियर, ब्रेड, बटर, कॉपी, पेन, पेंसिल, ये सब आते हैं जनरली एमएसएमई में। तो एमएसएमई जो है, जितने फूड आइटम वाले फैक्ट्रीज हैं वो एमएसएमई में आते हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ये भी एमएसएमई में आएंगे। तो इसके चलते क्या होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में डिमांड बढ़ेगी, फार्मर की इनकम बढ़ेगी, यानी एमएसएमई के प्रमोशन से बहुत ज़्यादा क्या होगा, इंडिया में एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और इसके लिए ज़्यादा कैपिटल की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा एडवांस इंफ्रा की आवश्यकता नहीं है, और साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर से रॉ मटेरियल की डिमांड करेगा तो डेफिनेटली इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट होगा। और गवर्नमेंट लगातार एमएसएमई पे फोकस कर रही है। तो एमएसएमई पे इस बार 2023 के मेंस में क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में, ये आपके मेंस के सिलेबस में भी है और प्रीलिम्स से भी बार बार क्वेश्चन इससे आता है। तो थीम की बात हम कर रहे हैं, थीम में एम्प्लॉयमेंट पढ़ा हमने, स्किलिंग समझा हमने और एमएसएमई, इन सब का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूज है, ये जान लिया। अब बात करते हैं फोर्थ थीम की। फोर्थ थीम है आपका मिडिल क्लास। गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई के बाद फोकस किया मिडिल क्लास पर। देखो, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे बहुत बड़ी संख्या जो है, लार्ज नंबर जो है वो मिडिल क्लास की है। और पता है मिडिल क्लास जो है कंज्यूमर क्लास होता है, क्योंकि रिच के पास बहुत चीज़ें होती हैं, खर्चा तो रिच भी करते हैं, पुअर के पास उतना पैसा नहीं होता खर्चा करने के लिए। और मिडिल क्लास जो है बड़ा ही कंज्यूमर क्लास है। और मिडिल क्लास जो है एक टर्म होता है, लैंग्वेज होता है, लोग क्या कहेंगे। इस लोग क्या कहेंगे के चलते मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा जो है क्या करता है, कंजम्पशन करता है, कर्ज लेके करता है। अच्छे कपड़े पहनना, दिवाली में मकान पेंट करवाना, हर शादी में अच्छे गिफ्ट लेके जाना, लोग क्या कहेंगे। तो लोग क्या कहेंगे जो है ना इकोनॉमी को बूस्ट करता है। और भारत में मिडिल क्लास ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट कह रही है कि मिडिल क्लास के इनकम को बढ़ाओ, मिडिल क्लास के एक्सपेंडिचर को बढ़ाओ। इनकम बढ़ेगा तो क्या, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो मिडिल क्लास इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा बजट जो है मिडिल क्लास की इनकम को बढ़ाने के लिए, मिडिल क्लास के कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए और उनको कई प्रकार के बेनिफिट देने के लिए गवर्नमेंट फोकस कर रही है। तो हमारा थीम, चौथा थीम जो है मिडिल क्लास है। आप लोग अधिकांश लोग देख रहे हैं उससे बहुत सारे लोग मिडिल क्लास ही होंगे। तो मिडिल क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास होता है, जिससे कि ये ध्यान देना होगा। ठीक है, तो ये बजट के 4 थीम थे। अब एक एक करके इस बजट में और बातें हैं जिनकी बातें हम करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने थीम की बात कर ली। अब थीम के बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक की जो बजट में दिया है। इस बजट में कुछ प्रायोरिटी सेक्टर दिए गए हैं, है ना, प्राथमिकता वाले क्षेत्र दिए गए हैं और इसमें 9 सेक्टर्स की बात की गई। यानी पूरा बजट जो है इन 9 सेक्टर की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इसमें प्रोविजंस किए गए हैं। उन 9 सेक्टर के बारे में पढ़ देता हूँ मैं, और फिर 9 सेक्टर के लिए क्या क्या स्कीम्स वगैरह किए गए हैं, एक एक करके सबकी बात हम लोग जैसे पीछे किए हैं वैसे ही करेंगे। तो क्या है, द बजट 2024-25 हैज़ 9 प्रायोरिटीज एरियाज। पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, थर्ड इज द इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड द सोशल जस्टिस, फोर्थ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, फिफ्थ अर्बन डेवलपमेंट, सिक्स्थ एनर्जी सिक्योरिटी, सेवेंथ इंफ्रास्ट्रक्चर, एट्थ इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड नाइन्थ नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। इस सब का हिंदी भी बता दूंगा आगे जब मैं इस पर डिटेल्स में बातें करेंगे। अभी मैंने इंग्लिश में से बोला है तो हिंदी वाले लोग निराश ना हो। और ये PDF आपको मिल जाएगा, आप इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप देख लेंगे। ठीक है, तो अब एक एक करके सारे बात करते हैं प्रायोरिटी सेक्टर की। पहला है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और जानते हैं कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन, जो वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज्ड है। और एग्रीकल्चर सेक्टर इतना अच्छा होने के बाद भी इसमें कई टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, जो कि हम लोगों ने कई बार बातें की है क्लास में, एग्रीकल्चर में ऑनलाइन भी हमने बातें की है। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या काम किया गया, तो पहला लिखा गया है प्रोडक्टिविटी एंड
रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, रेजिलियंस मतलब लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए कुछ प्रोविजंस किए गए। मैंने बार बार एग्रीकल्चर की जब बात की तो कहा है कि एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट है। तो एग्रीकल्चर कैसे इंपॉर्टेंट है इसको थोड़ा 2 मिनट में समझ लेते हैं, ताकि आपको कई सारी चीज़ें जो है क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगी। ऐसा ना हो कि आप इसको एक ऐसा सिर्फ रीड करने वाली बात ना हो, और चूंकि टॉपिक मेंस में भी है, बजट आपके यूपीएससी और कई पीसीएस के सिलेबस में, तो आपको उस पर्सपेक्टिव में भी जानना होगा। तो मैंने पहले भी कहा है कि एग्रीकल्चर जो है वो अपने कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है, वर्किंग पॉपुलेशन जो इंगेज्ड है। तो एग्रीकल्चर बेटर करेगा, अगर एग्रीकल्चर में बेटरमेंट होगा तो आप समझ लें कि बहुत बड़े पॉपुलेशन का इनकम जो है इंक्रीज होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन जो है इंगेज है, वर्किंग पॉपुलेशन का, कार्यशील जनसंख्या का। एग्रीकल्चर और क्या करता है? एग्रीकल्चर जो है रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। किसको सप्लाई करता है? ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। जितना एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन होगा उतने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रॉ मटेरियल आएगा, चीपर मटेरियल आएगा और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। यानी कि एग्रीकल्चर का ग्रोथ होगा तो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का फैक्ट्री जो है, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो गारमेंट इंडस्ट्री हो, इन सब का प्रोडक्शन बढ़ेगा। और यहाँ से यहाँ तक सामान आएगा कैसे? रॉ मटेरियल आएगा कैसे? सर्विस सेक्टर के थ्रू, सेवा क्षेत्र के थ्रू, तृतीय क्षेत्र के थ्रू। तो एक एग्रीकल्चर ने अच्छा परफॉर्म किया, उसका फायदा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी हुआ और उसका फायदा सर्विस सेक्टर को भी हुआ, और इन सब जगह इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा। यहाँ भी इंप्लॉयमेंट जनरेट होता है, यहाँ भी इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा। यानी जब आपको रॉ मटेरियल यहाँ से यहाँ लाना होगा तो रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन से आएगा, और साथ साथ रॉ मटेरियल को कई बार स्टोर भी करना होता है, तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, सब जगह इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ जो है वो बाकी अदर 2 सेक्टर की ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ साथ मैंने कहा कि जब एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो फार्मर की इनकम बढ़ेगी, और फार्मर की इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा? तो डेफिनेटली फार्मर डिमांड करेंगे। अगर फार्मर डिमांड करेंगे तो फार्मर का नंबर कंट्री में क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो फार्मर डिमांड करेंगे किस चीज़ों का? कई सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का और कई सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस का। तो फिर डिमांड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बढ़ेगा, ब्रेड का, बिस्किट का, बटर का, कपड़े का, सबका डिमांड बढ़ेगा, सब प्रोडक्शन होगा तो फिर जनरेट होगा एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा कैसे? वो भी पहुँचेगा एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, वेयर हाउसिंग के थ्रू, स्टोरेज के थ्रू। यानी एक एग्रीकल्चर ने इन दोनों सेक्टर को ऐसे ही फायदा किया और फिर यहाँ भी फायदा किया। अच्छा, एग्रीकल्चर सेक्टर का अगर डेवलपमेंट होगा, उसमें अगर ग्रोथ होगा तो क्या होगा? यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से भी यहाँ पर कई रॉ मटेरियल की डिमांड होगी। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इनपुट्स चाहिए होता है, फर्टिलाइजर, उर्वरक, वो कहाँ बनता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बनता है। तो अगर एग्रीकल्चर बेटर करेगा तभी तो फार्मर ज़्यादा फर्टिलाइजर की डिमांड करेगा, फर्टिलाइजर की डिमांड बढ़ेगा तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ेगा, पेस्टिसाइड, कीटनाशक की डिमांड बढ़ेगा, ट्रैक्टर की डिमांड बढ़ेगा, थ्रेसर की डिमांड बढ़ेगा, पंप सेट का डिमांड बढ़ेगा। यानी एक एग्रीकल्चर सेक्टर के बेटर से पूरी इकोनॉमी में ग्रोथ आ जाएगा और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। आपका एग्रीकल्चर बेटर करेगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। और जो प्रोड्यूस होंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, चाहे वो गारमेंट प्रोड्यूस हो कॉटन से, और चाहे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में चिप्स प्रोड्यूस हो, कई सारे ड्रिंक्स प्रोड्यूस हो, कई सारे आपके बेवरेजेस प्रोड्यूस हो, सब एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल से प्रोड्यूस होते हैं। तो सब जगह एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। यानी एक एग्रीकल्चर सेक्टर बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करने के लिए कई सारे स्टेप्स लिए हैं, और उन सभी स्टेप्स की बात यहाँ पर हम एक एक करके कर लेते हैं। पहला क्या कहा गया कि ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडिया में रिसर्च में, शोध वगैरह में हम लोग बहुत कम खर्चा करते हैं, और इसलिए गवर्नमेंट कह रही है कि इस बजट के थ्रू कि हम लोग प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। प्रोडक्टिविटी क्या होता है? रेट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की दर। यानी 1 एकड़ फार्म में, खेत में 1 क्विंटल गेहूं होता है, और दूसरे एकड़ फार्म में अगर आपके 2 क्विंटल व्हीट होते हैं, गेहूं होते हैं, तो कहा जाएगा सेकंड फार्म की
प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। समझ रहे हो? यानी कि गवर्नमेंट ने कहा है बजट के थ्रू कि हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है और इसके लिए हम बहुत सारे रिसर्च वगैरह जो है करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में। अपने यहाँ रिसर्च पे हम खर्चा बहुत करते हैं, फॉरेन कंट्रियाँ बहुत करती हैं। तो ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर के बेटरमेंट के लिए ये काम किया गया। अगला किया गया नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी। ये क्या है? नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी मतलब कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, एग्रीकल्चर सेक्टर में कोऑपरेटिव बहुत है, सहकारिता है ना। तो क्योंकि फार्मर इस अच्छे पोजीशन में नहीं होते हैं, अकेले फार्मिंग कर लें, अकेले खेती कर लें, तो कई स्टेट्स में कोऑपरेटिव फार्मिंग चलता है। कोऑपरेटिव फार्मिंग आपके लैंड रिफॉर्म टॉपिक में दिया गया है और वहाँ पे मैं बात करूँगा, जब कोऑपरेटिव्स की बात करूँगा तो वहाँ पे अलग से। और आप ऑफलाइन बैठे, आपका भी मेंस का टॉपिक आने वाला है, वहाँ का चर्चा होगी। और ऑनलाइन जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी कोऑपरेटिव पे मैं अलग से वीडियो बना के आपको दूंगा, चिंता मत कीजिए आप लोग ऑनलाइन वाले भी। ये मत कीजिए सर इनजस्टिस करते हैं, मैं इनजस्टिस नहीं करता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को समान रूप से, ठीक है। ऑल्दो ऑनलाइन में सब फ्री है, ऐसा कुछ नहीं है, ऑफलाइन वाले पेमेंट भी करते हैं, ऑनलाइन वाले फ्री है, तो इसलिए ऑनलाइन में लोगों को सब नहीं मिलता है, कुछ कुछ चीज़ें उसमें चेंज कर दी जाती है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये हम कोऑपरेटिव सेक्टर के थ्रू एग्रीकल्चर का ग्रोथ कर रहे हैं। अगला कहा गया आत्मनिर्भरता, स्पेशली ऑयल सीड्स में हम लोग दोनों ऑयल, चाहे वो क्रूड पेट्रोलियम हो, पेट्रोल डीजल वगैरह, वो भी इंपोर्ट करते हैं, और जो खाने वाला तेल होता है वो भी इंपोर्ट करते हैं। तो इस बार गवर्नमेंट ने कहा है कि हमें मस्टर्ड को, ग्राउंडनट, सेसम, सोयाबीन, सनफ्लावर, ये सब जो सूरजमुखी के बीज वगैरह, सोयाबीन वगैरह, तिल, मूंगफली, इन सब के हमें आत्मनिर्भर होना है, हमें इसका अपने कंट्री में ही प्रोडक्शन करना है, जिससे कि हम फॉरेन से ज़्यादा मंगाना ना पड़े। इसके बाद कहा गया इसमें वेजिटेबल्स एंड सप्लाई चेन, वेजिटेबल्स प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन, प्रमोशन एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ। एफपीओ कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 2020 में, ध्यान रखिएगा, है ना। उसके शुरुआत में बनाया गया था एफपीओ। एफपीओ क्या है? एक लीगल एंटिटी है जो फार्मर के प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए ये बनाया गया है। यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे मिल्क प्रोड्यूसर हो, चाहे कोई भी वेजिटेबल प्रोड्यूसर हो, इन सब लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, इसका रजिस्ट्रेशन होगा, एक लीगल एंटिटी है, और ये लोग मिल करके फार्मिंग भी करेंगे और मिल करके भी अपने प्रोड्यूस को बल्क में बेचेंगे भी। तो डेफिनेटली ये फार्मर के हितों की रक्षा करता है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि इससे क्या होगा, वेजिटेबल प्रोडक्शन भी बढ़ेंगे और वेजिटेबल प्रोडक्शन के साथ साथ सप्लाई चेन। अपने कंट्री में क्या है कि फार्म में जो पोटैटो प्रोड्यूस होता है, जो कैबेज प्रोड्यूस होता है, खेतों में ही होता है, पता है आप सब लोगों को, है ना, तो खेतों में ही होता है। जो भी वेजिटेबल्स प्रोड्यूस होते हैं वो लोगों तक पहुंचने तक और फैक्ट्री तक पहुंचने तक, या वहाँ फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो या आपके लोगों तक, कंज्यूमर तक पहुंचे, यहाँ तक पहुंचने में बहुत बर्बादी होती है। सप्लाई चेन सही नहीं है, यानी खेतों से ट्रक में लोड करके मंडी तक पहुंचने में वेस्टेज बहुत होता है। इसके लिए गवर्नमेंट एफपीओ को, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, उनको प्रमोट कर रही है, और इसके लिए कलेक्शन, स्टोरेज एंड मार्केटिंग, इन सब चीज़ों के लिए कलेक्शन भी करना वेजिटेबल्स का, उसका स्टोरेज भी करना, और उसके मार्केटिंग के भी एफपीओ का यूज़ करके, यानी फार्मर के ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ करके। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, इंडिया में फार्मर पुअर है, अकेले वो काम नहीं कर पाते हैं, अकेले वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं। अगर ग्रुप हो जाएगा उनका तो डेफिनेटली वो बेटर वे में इन चीज़ों को कर पाएंगे। इसके लिए गवर्नमेंट इस पर काम किया। अब आपको एफपीओ को अलग से भी देखना होगा। एफपीओ को उतना लंबा मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि समय की सीमा है हमारे साथ। लेकिन एफपीओ क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, लीगल एंटिटी है, जो बताया मैंने, उसको आप देखेंगे अलग से भी, इस पर आप देख सकते हैं, है ना। फिर किया गया रिलीज ऑफ न्यू वेराइटीज़, 109 high yielding and climatic resilient varieties of 32 fields and horticulture crops to be। इंडिया में कई बहुत क्लाइमेटिक जोन हैं, और इंडिया एक बड़ा अच्छा कंट्री है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, कई सारे क्लाइमेटिक जोन। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सब में हम टॉप 5 में हैं, चाहे वो व्हीट हो, चाहे वो राइस हो, चाहे पोटैटो हो, चाहे वो एप्पल हो, चाहे बनाना हो, चाहे पपाया हो, सब में हम लोग, चाहे वो मिल्क हो, इन सब में हम नंबर 1, नंबर 2, टॉप 5 में हैं। तो हमारे क्लाइमेटिक वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा है, और इसके चलते हमें हाई यील्डिंग जो वैरायटी होता है वो हमें करना पड़ेगा, जिससे कि हम और ज़्यादा इसका बेटरमेंट कर सके। और जब इतने ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, फार्मर जो हैं वो
उनकी इनकम बढ़ेगी तो सारे प्रॉब्लम दूर होंगे कंट्री के, है ना। तो ये कहा गया। इसके बाद गवर्नमेंट ने नेचुरल फार्मिंग पर भी फोकस किया है। नेचुरल फार्मिंग पर 1 करोड़ फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री विल बी इनिशिएटेड इनटू द नेचुरल फार्मिंग सपोर्टेड बाय सर्टिफिकेशन एंड द ब्रांडिंग इन नेक्स्ट 2 ईयर। 1 करोड़ फार्मर को गवर्नमेंट कह रही है नेचुरल फार्मिंग करने के लिए, नेचुरल फार्मिंग के लिए ट्रेंड करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। नेचुरल फार्मिंग क्या होता है? केमिकल फ्री एंड लाइव स्टॉक बेस्ड फार्मिंग, यानी रसायन मुक्त और जो पशुधन है उस पर आधारित कृषि को हम क्या कहते हैं? नेचुरल फार्मिंग कहते हैं। और नेचुरल फार्मिंग क्लाइमेट के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी के लिए और ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि हम लोग आजकल इतने ज़्यादा केमिकल खा रहे हैं। सारे जो फल सब्जियां हैं उन सब में केमिकल मिले होते हैं। इसके चलते हमें फर्टिलाइजर्स हो, चाहे वो अलग से भी कई सारे पेस्टिसाइड्स हैं, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कई सारे इंजेक्शंस देते हैं, और उसके चलते हमारा हेल्थ डैमेज होता है। तो गवर्नमेंट 1 करोड़ फार्मर को नेचुरल फार्मिंग के लिए ट्रेंड कर रही है, और इसके लिए जो भी सेंटर्स वगैरह होंगे 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर टू बी एस्टैब्लिश। सब ये सब डेटा है। ये डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट प्रमोटिंग द नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक कृषि को बढ़ाने की बात चल रही है। अगला कहा गया है श्रिम्प प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। श्रिम्प मतलब झींगा मछली। बहुत लोग वेजिटेरियन होंगे, बहुत नॉन वेजिटेरियन होंगे। जो नॉन वेजिटेरियन होंगे वो सुन लें, जो वेजिटेरियन है वो जाकर के बाहर अपना ब्रश वगैरह कर लेंगे। उनको नॉन वेजिटेरियन उल्टी आती है ना, बहुत लोगों को वॉमिटिंग आती है। देख रहा हूँ कई लोगों का फेस बन रहा है गर्ल्स वगैरह का कि ये झींगा भी लोग खाते हैं। हाँ, खाते हैं लोग, ठीक है ना। तो इसके लिए बड़ी पोटेंशियल हमारे कंट्री में है। तो गवर्नमेंट इसका प्रोडक्शन करके, एक्सपोर्ट करके इसमें बहुत सारी चीज़ें अर्न करना चाह रही है। और इसके लिए नाबार्ड जानते होंगे आप लोग। नाबार्ड कब बनाया गया था? 1982 में बनाया गया था। शिवरामन सिंह कमेटी थी। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड पे अलग से एग्रीकल्चर में क्लास लिया गया है, और ऑनलाइन वालों को कभी बनाकर नाबार्ड के बारे में मैं दे दूंगा वीडियो, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बार बार इससे क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पे नाबार्ड के बारे में इससे ज़्यादा बात मैं भी नहीं करूँगा। तो श्रिम्प प्रोडक्शन के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इसमें प्रोविजंस किया। इसके बाद अगला है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, DPI, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या है? क्रॉप सर्वे वगैरह, लैंड सर्वे वगैरह, क्योंकि एग्रीकल्चर जो बड़ा क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, लैंड की फर्टिलिटी पे डिपेंड करता है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि DPI फॉर कवरेज ऑफ फार्मर्स एंड देयर लैंड्स इन 3 ईयर। DPI में क्या होता है? एक GIS होता है और एक GPS होता है। GIS मतलब क्या होता है? बताएगा कोई आप लोग क्लास में जो बैठा हुआ है? ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। और GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये सब सैटेलाइट बेस्ड और ड्रोन बेस्ड स्कीम्स हैं, जिसके अंदर फार्म के बारे में, वेदर के बारे में। इंडिया में मानसून एक बड़ा ही टेंशन वाला काम होता है। कई बार मानसून हुई नहीं, कई बार मानसून ज़्यादा हो गई, कई बार मानसून बिल्कुल नहीं हुई, तो इसके चलते फार्मिंग डिस्टर्ब होता है। तो गवर्नमेंट इन चीज़ों का इस्तेमाल करके फार्मर को हेल्प करेगी, जिससे कि चीज़ें बेटर होंगी। डिजिटल क्रॉप सर्वे फॉर सर्वे इन 400 डिस्ट्रिक्ट्स, है ना। डिस्ट्रिक्ट्स में गवर्नमेंट डिजिटल क्रॉप सर्वे भी करेगी। अगला इशुएंस ऑफ जन समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड। जन समर्थ सुना है नाम किसने? जन समर्थ का। जन समर्थ क्या है? एक नेशनल पोर्टल है। जन समर्थ एक वेबसाइट है, एक पोर्टल है, जहां पे गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में आपको एक ही जगह पे कई सारे जानकारियां मिल जाती है। तो वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल लिंकिंग गवर्नमेंट स्कीम्स। एक ही जगह पर आपको गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में जानकारी मिलती है, और यहाँ पे जाकर के आप लिंकिंग भी अपने स्कीम्स के बारे में जान भी सकते हैं, स्कीम के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो जन समर्थ के थ्रू गवर्नमेंट भी इनकी बारे में प्रमोट कर रही है, ठीक है। तो ये हमने बात कर लिया। पहला प्रायोरिटी क्या था? एग्रीकल्चर, जिसके बारे में बात हो गई, ठीक है। चूँकि ऑफलाइन क्लास लंबे समय से चल रही है, तो थोड़ा सा हम लोग ब्रेक दे देते हैं 5 मिनट का, और फिर हम लोग इसके बाद हम फिर प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4, 5 आगे बढ़ते हैं। 2-3 हल्के आधे घंटे में ब्रेक ताकि ऑफलाइन वाले, ऑनलाइन वाले लोग भी ज़्यादा बोर ना हो। ये भी हो जाता है ना कई बार, इसलिए बड़े बड़े वीडियो में देता नहीं हूँ। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को छोटे छोटे वीडियो में, छोटे छोटे क्लास लेक्चर में समझ में आती है। तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक है, बाय।